दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान में, या ऐसा कर सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2, ध्यान रखें दोस्तों, भाग 2 और अनुच्छेद कितना 5 से 11 में भारतीय नागरिकता या नागरिकता के बारे में दिया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में दिया गया है। भारत की नागरिकता, ध्यान रखें दोस्तों, एकल नागरिकता है, ध्यान रखेंगे, एकल नागरिकता है और ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं या कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, ये पॉलिटी का, ध्यान रखेंगे, पॉलिटी का तीसरा वीडियो होगा। ठीक है। और साथ ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि ये सार संग्रह है। ठीक है, सार संग्रह है, एनसीईआरटी सार संग्रह है। साथ ही साथ इससे पहले जितने भी वीडियो बने हैं वो आप तक पहुंचा, आपने देखा भी और लाइक भी किया, मुझे मालूम है। ठीक है। और जो इस चैनल पे आज नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं और वहाँ पर भी यही प्लेलिस्ट में बना हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह। आप वहाँ जाएंगे, सारे वीडियो मिल जाएगा। कुछ वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे देता हूँ, आप उसे सर्च भी कर लें, देख भी लेंगे, क्लिक भी कर लेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक की संख्या कम होती है, आप लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो चलिए एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। तो हम ये बोलना चाह रहे थे आप लोगों से कि किसी भी व्यक्ति को, या कह सकते हैं भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, भारत की नागरिकता प्राप्ति करने के लिए आपको 5 प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है जन्म से। ठीक है। सेकंड प्रकार लिखा हुआ है वंशाधिकार, या कहीं कहीं लिखा होता है परंपरा द्वारा। ठीक है। तीसरा प्रकार है आपका पंजीकरण। चौथा प्रकार है देशीयकरण और 5वां प्रकार है भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है। तो या तो आप जन्म से यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर सकते या कर लिए होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जन्म से प्राप्त है। बहुत कोई परंपरा, वंश परंपरा के आधार पर प्राप्त किया है। ठीक है। बहुत कोई यहाँ का रजिस्ट्रेशन किया, पंजीकरण किया, इस आधार पर प्राप्त किया है। बहुतों ने देशीयकरण की वजह से प्राप्त किया। ठीक है। और बहुतों के साथ में ये हुआ कि हम जिस क्षेत्र को जीत लिए, भारत जिस क्षेत्र को जीत लिया, वो उस क्षेत्र का नागरिक अपने आप स्वतः भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। भूमि अर्जन का मतलब यहाँ पर ये है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ध्यान रखेंगे, संसद को है, न कि विधानसभा को है। और ये अनुच्छेद 11 के अनुसार वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले अनुच्छेद में। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके अनुच्छेद दिया हुआ है कि नागरिकता संबंधी प्रमुख अनुच्छेद है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक है। तो मैं 11 बता दिया कि संसद द्वारा कोई भी नागरिकता कानून संबंधी किसी प्रकार की विधि बनाना हो तो संसद को दिया गया है, विधि बना सकते हैं। ठीक है। और किसी विधानसभा द्वारा ये विधि नहीं बनता है। तो आप 11 देख ही लिए, हम लोग चलते हैं 5 पर। ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? इसके अनुसार देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। यानी इतना बात समझेंगे कि अनुच्छेद 5 में ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में। ठीक है। यानी जब संविधान लागू हुआ उस समय की नागरिकता संबंधी कानून इसमें दे रखा हुआ है, कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं। यानी इसमें मोटा मोटी समझेंगे कि संविधान के आरंभ पर ऐसा व्यक्ति
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक होगा जिसका भारत में डोमिसाइल है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 कहता है कि आप भारत का डोमिसाइल है आपके पास, तो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, दूसरा छठा अनुच्छेद ये कहता है, अनुच्छेद 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार, यानी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति का नागरिकता का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है उसके बारे में दे रखा हुआ है। साथ में दिया है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, यानी भारत से पाकिस्तान चला गया, उसके बारे में अधिकार दे रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 8वां में ये दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यानी भारत मूल के उन व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार जो भारत से बाहर रह रहा है। ठीक है, उसके बारे में दे रखा हुआ है। 9 में ऐसे व्यक्ति के बारे में दे रखा हुआ, अनुच्छेद 9 में, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो और उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया गया हो। और 10 में उसके बारे में दिया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंध के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी। ठीक है, यानी 10 में वो 10 आर्टिकल 10 में वो दिया गया है कि आपको अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करना है भारत का, तो विधि के उपबंध के अनुसार जो सिर्फ संसद द्वारा बनाया गया है या संसदीय विधि द्वारा बनाया गया है उसी आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 11 में दिया हुआ है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है हम लोग इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो किस प्रकार का? एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। ये हमने अभी बोला आपको, ये कहाँ के संविधान से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। ठीक है, के सिद्धांत को अपनाया है। यानी आपका जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में कभी आपने देखा कि बिहार सरकार द्वारा उसको दिया गया है, उसमें देखिए लिखा मिलेगा भारत सरकार। ठीक है, निर्वाचन कार्ड में देखिए लिखा मिलेगा भारत सरकार। अगर आप भारतीय हैं तो आप बस एक ही आपके पास नागरिकता है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि हम बिहार के हैं, हम झारखंड के हैं, हम यूपी के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम यहाँ के वहाँ के। ये तो बात की बात है। पहली बात तो ये होगा कि आप भारतीय हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें होगी। तो हमारा जो भी आप चाहे वो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है जिसमें से जो कि नागरिकता संबंधी आइडेंटिटी प्रूफ है, उसमें कहीं पर नहीं लिखा मिलेगा किसी स्टेट सरकार का नाम। ठीक है, डायरेक्ट लिखा मिलेगा भारत सरकार। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखेंगे, CAA में ये संशोधन किया गया था कि अगर आप हिंदू धर्म के हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं, सिख धर्म मानते हैं, जैन मानते हैं, पारसी मानते हैं, ईसाई धर्म मानते हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे मुस्लिम धर्म की बात, इस्लाम धर्म की बात नहीं किया गया है। ठीक है, अगर ये सब धर्म को आप मानते हैं या इन धर्मों के व्यक्ति हैं आप, तो भारत में नागरिकता प्रदान किया जाएगा नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA के तहत में। ठीक है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो भारत की नागरिकता, अगर भारतीय हैं और आपकी नागरिकता अगर समाप्त करने की बात आया जाए तो किस प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो या तो खुद से प्रत्याग कर दीजिए, ठीक है, या तो पर्यावासन द्वारा या वंचना के आधार पर। बड़ा टफ वर्ड दिया गया, आपको मोटा मोटी समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि अगर आप किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करने पर आपका नागरिकता यहाँ से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है
कि आपने खुद से नागरिकता परित्याग किए, ठीक है। कहने का मतलब है खुद से परित्याग कर दिए कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप जो ही आप ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो खुद ब खुद आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भारत सरकार द्वारा आपको नागरिकता से वंचित कर देंगे अगर आप भारत के नियम कानून को नहीं मानते हैं तो इस प्रकार 3 प्रकार से आपका नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक खुद से परित्याग करके, एक दूसरे देश की जो ही नागरिकता लिए अपने आप समाप्त हो जाएगी, या भारत सरकार द्वारा आपको नागरिकता से वंचित कर सकते हैं, ठीक है। अगला बातें हैं भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो भारत से बाहर अगर आप लगातार 7 वर्षों तक रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, प्रति 2 वर्षों पर, ठीक है। ये अब का लेटेस्ट ये नियम है, ठीक है। पहले प्रत्येक साल मना रहे थे, अब ये 2 साल में मनाते हैं प्रवासी दिवस। और कब मनाते हैं ये आपको पता है, ठीक है, 7 से 9, ठीक है, इसी दरमियान में किसी दिन मनाते हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है, ये आपको अनुच्छेद में बता ही दिया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। आगे देखें, देखिए यहाँ पर है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि अगर आप भारत के, अगर मान लीजिए कोई फ्रांस का नागरिक है, भारतीय बैंक में पैसा जमा कर दिया, इसका मतलब वो नहीं कि भारतीय हो जाएगा वो, ठीक है, वो भारतीय नहीं कहलाएगा। तो बैंक में पैसा जमा करके आप भारतीय नहीं कहलाएंगे, इंडियन नहीं कहलाएंगे, ठीक है, या नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप के प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या नहीं खरीद सकता है, कृषि नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो भारतीय मूल की व्यक्ति जिसको पीआईओ कार्ड धारक कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ओआईसी, पीआईओ और एनआरआई, ठीक है, इसको तुलना किया गया है तीनों के बारे में। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तुलना किया गया है, तो पहली बात तो सबकी परिभाषा दिया गया है कि किसको हम एनआरआई कहेंगे, किसको हम पीआईओ कहेंगे और किसे हम ओसीआई कहेंगे, ठीक है, ये कहा गया है। तो देखिए एनआरआई की परिभाषा आपके पास है कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक, ठीक है। जैसे कि भारतीय नागरिक है, भारत का नागरिकता प्राप्त है, लेकिन किसी कारणवश से वो बाहर में निवास कर रहा है या नौकरी कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो पासपोर्ट धारक है भारतीय, ठीक है, वो उसको हम एनआरआई कहेंगे। पीआईओ किसको कहेंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति किसको कहेंगे, स्वयं व्यक्ति या उसके कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो खुद या तो उस व्यक्ति का माता पिता में कोई भारतीय रहा हो, भारतीय नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो भारतीय नहीं है, किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया है और उसी देश का वो पासपोर्ट धारक है, ठीक है। और तीसरा कहता है ओसीआई, विदेशी भारतीय नागरिक, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसको ओसीआई के नाम से जानते हैं, एक तरह की ये दोहरी नागरिकता वाली कहानी है कि जिसके अंतर्गत कुछ देशों को 16 देशों को लिया गया है, जिसमें से उन व्यक्तियों को ओसीआई कार्ड दिया जाता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो ध्यान रखेंगे मत देने को उसको अधिकार तो नहीं होगा, ना ही कोई संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार होगा, कोई भी पद धारण करने का अधिकार नहीं होगा, ना मत देने का अधिकार होगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि उसे
कुछ चीज़ों की समानता का अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये व्यक्ति कभी भारतीय रहा होगा। ठीक है, और ये ओसीआई कार्ड धारक है। ठीक है, तो ये ओसीआई कार्ड धारक ध्यान रखेंगे। मैंने बोला अभी 16 देशों को दिया गया है। अगर देश का नाम इस प्रकार है, आप जल्दीबाजी में बोल देता हूँ: ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन तथा यूएसए। ठीक है, जो भी यहाँ पर भारतीय प्रवासी रह रहे हैं उसको हम ओवरसीज नागरिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम दिया गया है। ठीक है, नागरिकता की अर्हता के बारे में देखिए, एनआरआई क्या है? भारतीय नागरिक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पीआईओ जो है वो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अगर ये आप चाहें तो 7 वर्ष रह लीजिए, आवेदन कर दीजिए, आपको नागरिकता प्राप्त हो सकता है। इसके बाद देखिए ओसीआई के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ओसीआई के बारे में यह लिखा है कि संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग के निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है, प्राप्त होने का लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है, क्योंकि भारत का है तो होगा ही, इसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये अलग देश का नागरिक है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातें हैं, छूट दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ अवधि के लिए, ठहराव के लिए छूट आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ वीज़ा, जब भारतीय है तो वीज़ा नहीं लगेगा, इसको लगेगा जीवन भर वीज़ा। बिना वीज़ा के आ सकते हैं। ध्यान रखें, इन 16 देशों के लोगों को एक कार्ड दे दिया गया है और ये जीवन भर वीज़ा बिना भी भारत में आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको मत देने का अधिकार है, इसे नहीं है और इसे नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, लेकिन उससे पहले शुरू हो जाता है प्रवासी के आने का, तो इसीलिए हम लोग 7 से 9 तक ये प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए क्या है टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बातें हैं जो आप जब पहले से जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट भाग, ध्यान रखेंगे, भाग 3 और अनुच्छेद कितना, तो 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 अनुच्छेद और भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखिएगा, ये अधिकार सभी को प्राप्त है, सभी भारतीयों को प्राप्त है। कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और बाकी अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रकार एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट का मांग कब आई थी, ध्यान रखिएगा सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट की मांग 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, उसी समय सबसे पहली बार ये बातें आई कि मुझे फंडामेंटल राइट चाहिए, मूल अधिकार चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है वो किस संविधान से ग्रहण किया गया है, जो वर्तमान में ध्यान देंगे ये अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए हैं। ठीक है, ग्रहण किए हैं। तो आप दूसरी बात ये भी है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हम फंडामेंटल राइट को 7 भागों में बांटे थे, लेकिन बाद में एक समय आएगा, वो है आपका 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन 1978 में इस बात का आया कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया और आज हमारे पास मूलतः 6 भागों में बांटकर हम फंडामेंटल राइट को देखते हैं, मूल अधिकार को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट के बारे में भी 6 प्रकार से दे रखा हुआ है। चलिए कहीं न कहीं होगा, दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, कहीं न कहीं जरूर दिया होगा इसमें। हाँ देखिए यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट देखिए हमारे पास
इसको 6 भागों में बांट के हम लोग देखते हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए सही तरीके से। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, अब 31 क्यों नहीं है? 31 इसलिए नहीं है कि वो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर ध्यान रखेंगे 300A में रख दिया गया है। ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया, संपत्ति आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आय से अधिक नहीं, और आय से अधिक रखिएगा तो आपको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मूल अधिकार को। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भाग 3 से अनुच्छेद 212 से 35। ठीक है, तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में आपको मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जिसे प्राप्त है वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और हाई कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत में, और हाई कोर्ट ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 226 के तहत में। ठीक है, तो इस प्रकार करके अगर आपके या हमारा किसी प्रकार का मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के तहत में हम हाई कोर्ट जाकर अपनी मूल अधिकार के बारे में बातें रख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे मूल अधिकार का संरक्षक भी इन्हीं को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली बातें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 इस बात की प्राथमिकता प्रदान करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल जो कानून बनाते हैं इन सब के बारे में अनुच्छेद 13 में दे रखा हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अगर आप किसी प्रकार का कानून बनाते हैं, चाहे संसद से बने या विधानसभा से बने या विधानमंडल से बने, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, इनकी सर्वोच्चता को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? ध्यान रखेंगे समानता का अधिकार 14 से 18 यानी 5 अनुच्छेद में दे रखा हुआ है। सबको अलग अलग करके हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या फिर दिया गया इधर। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, यानी कानून के समक्ष सबको समान है, ये अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 इस बात का गारंटी देता है चाहे वो राजा हो या रंक हो, विधि के सामने सब समान है। ठीक है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जो समानता के अधिकारों के अधीन वर्गीकृत किया गया है। यह ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 15 ये कहता है किसी भी व्यक्ति चाहे जन्म कहीं भी हो, लिंग कुछ भी हो, मूल वंश कहीं का भी हो, जाति ध्यान रखेंगे जाति धर्म के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका जन्म यहाँ भारत के इस कोने में हुआ है, हमारा जन्म भारत के उस कोने में हुआ है तो हम विभेद करेंगे, ऐसा नहीं। चाहे महिला हो पुरुष हो, इसमें विभेद नहीं कर सकते हैं। मूल वंश चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, इस आधार पर किसी व्यक्ति साथ में विभेद या भेदभाव नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 15 में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है समाजवाद को लेकर है, ठीक है। वैसे ये मुख्यतः ध्यान रखेंगे डीपीएसपी का है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बातें होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर उस समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता से अगर रख कर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के समान वेतन को मौलिक अधिकार प्रदान किया है, वो अनुच्छेद 14 और 16 को देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप बिहार के नहीं हैं तो यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, या आप यूपी के नहीं हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर आप दिल्ली के नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार के लोक नियोजन की बात करते हैं कि लोक नियोजन विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है, ठीक है। वो आपका है अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16 का 1, अनुच्छेद 16 का 2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 16 का 4 में आप कुछ वर्गों के लिए आप नौकरी में आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अनुच्छेद 15 के 4 और अनुच्छेद 16 के 4 में क्या अंतर है, ठीक है। आज कल कमेंट करेंगे, आज कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं हो तो मैं कल इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे अनुच्छेद 15 के 4 और अनुच्छेद 16 के 4 में दोनों में बेसिक क्या अंतर है बताना है, पर डिटेल नहीं बताना है, बस एक लाइन में लिखना है बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसी भी व्यक्ति को आप लोक नियोजन से अवसर की समानता से के अलग नहीं कर सकते हैं कि इस आधार पर कि आप यहाँ वहाँ के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 16(1) 16(2) में ये लिखा हुआ है कि अवसर की समानता गारंटी प्रदान करता है, चाहे भारत के सभी नागरिकों को, ठीक है। स्टेट वाइज आप किसी भी नौकरी में ऐसा नहीं कर सकते कि आपको नहीं दिया जाएगा, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। ये आयोग है आपका जस्टिस रोहिणी आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के वर्गीकरण हेतु एक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात संवैधानिक उपबंध दे रखा हुआ है, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारे पास जितने मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए हैं और कुछ मूल अधिकार भारतीय विदेशी दोनों का है। तो मोटा मोटी आप देखिए ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। वो आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ध्यान रखेंगे कौन कौन अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा तो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है, तो यहाँ पर ये वाली बातें हैं। 15 में आप किसी भी व्यक्ति को जो भारतीय है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर जन्म यहाँ पर नहीं हुआ हो, लिंग आपका ये है, जन्म स्थान ये है, मूल वंश ये है, जाति धर्म आधार पर किसी प्रकार से आप विभेद नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या कहता है कि लोक नियोजन के अवसर पर किसी भी भारतीय को आप विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी समझेंगे कि सरकारी नौकरी में आप किसी भी भारतीय नागरिक को आप नहीं कह सकते कि आपको नौकरी नहीं देंगे, हम देना पड़ेगा। हाँ, आरक्षण की बात जहाँ तक है वो आरक्षण से कुछ बातें सीमित कर सकते हैं, ठीक है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसको भी आप किसी भी भारतीयों को प्राप्त है, ध्यान रखेंगे, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ आप 29 और 30 यहाँ पर अल्पसंख्यक के बारे में है, ये भी भारतीयों को ही प्राप्त है, इंडियन को ही प्राप्त है, ठीक है। तो इंडियन को सिर्फ जो मूल अधिकार प्राप्त है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। बाकी जितना भी अधिकार है, बाकी जितना भी मूल अधिकार है वो सभी को प्राप्त है, यानी भारतीय हो चाहे विदेशी हो सबको प्राप्त है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है 14, ठीक है, 14, 15, 16 नहीं, फिर 17, 18 ये बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर 19 नहीं प्राप्त है, फिर 20 प्राप्त है, फिर इसके बाद
21 सबको प्राप्त है, 21A सबको प्राप्त है, 22 भी प्राप्त है, 23 24 प्राप्त है, 27 और 25 से लेकर 28 सबको प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन भारतीयों को प्राप्त है, सिर्फ सिर्फ इंडियन को प्राप्त है, ओनली फॉर इंडियन को प्राप्त है, वो आपका 15, 16, 19 और 29 और 30। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी सबको प्राप्त है। ठीक है, भारतीय हो या विदेशी हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो अनुच्छेद कितना है, 17 में। ठीक है, छुआछूत को दूर किया गया यानी उसको खत्म किया गया। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों का अंत। ठीक है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से है। ठीक है, अब इधर देखते हैं कुछ बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19 में दे रखा हुआ है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1 का ए में अंतर्निहित है। ठीक है, आप प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा, आप किसी से एक्सप्रेशन से ही बात कर सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं। कोई हंसी तो क्या हो गया, आपके मन में क्या चल गया। ठीक है, मन में लड्डू फूटा वाला कहानी आ गया कि हाँ हंस दिया, चलो ठीक है, अच्छी बातें हैं। तो इसी प्रकार की बातें हैं। कोई अगर कुछ बोले तो रो दिया, तो रोने का क्या वजह है। ठीक है, बस समझ लीजिए आप। तो अगर आप वो बोल नहीं रहा या बोल नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप उनके हाव भाव एक्सप्रेशन से आप पता कर लेते हैं। ठीक है, खाना खाने के लिए बोले तो मुंह इधर कर दिया यानी खाना नहीं खाने वाला है। ठीक है, बोला नहीं गया, एक्सप्रेशन दिया गया, बात खत्म है। ठीक है, तो यह एक्सप्रेशन या स्पीच का जो अनुच्छेद है वो 19(1) का ए में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी सबको एक तरह का इकोनॉमिक कह सकते हैं कि आर्थिक समानता मिलेगी, ये संविधान में या कह सकते हैं कि ये नहीं दिया गया है। ठीक है, या मूल अधिकार में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 19 के अंतर्गत में आपको 6 अधिकार हैं। ठीक है, 6 अधिकार हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिएगा आप कि ए है, बी है, सी है, डी है, इसके बाद आपका ई है, लेकिन एफ नहीं है और जी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब एफ नहीं है इसका मतलब है कि 19(1) का एफ कहाँ गया। तो 19(1) का एफ में संपत्ति का अधिकार था, उस एफ को यहाँ से हटाकर, ध्यान रखेंगे 19(1) का एफ और 31, ठीक है, जो अनुच्छेद है, इन दोनों को हटाकर यहाँ से जो दोनों संपत्ति का अधिकार था, इस वजह इसको हटाकर 30 का ए में कर दिया गया। कब हटाया गया, मैंने बताया आपको, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी सरकार थी, उस समय इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में लाकर रख दिया गया। ठीक है, अब इसको देखिए याद करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो याद करने का तरीका ये है कि 19(1) का ए में आपको बोलने की आज़ादी दिया। जब बोलने का आज़ादी मिला तो क्या करेंगे हम लोग चलो कहीं पर सम्मेलन करते हैं। ठीक है, हथियार लेकर नहीं, हथियार को हटाकर, हथियार नहीं रखेंगे हम लोग। जब बोलने का आज़ादी मिल गया सम्मेलन कर लेते हैं। जो सम्मेलन किए या कहीं पर भाग लिए, ठीक है, सम्मेलन में भाग लिए तो ये सम्मेलन करने अधिकार हो गया। जब सम्मेलन में गए हम लोग तो बहुत से आदमी वहाँ पर मिला। ठीक है, बहुत सा मतलब आदमी मिला, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक क्या करेंगे, एक
संघ बनाएंगे। ठीक है, संघ बनाएंगे। 19 का 1 का सी में संघ बना लिए। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि आप कहीं पर गए, बहुत से आदमी मिल गया, तो आप एगो फटाक से क्या करेंगे, मोबाइल पर एक ग्रुप बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये ग्रुप बन गया, उसी प्रकार संघ बना लिए। ठीक है, जब संघ बना लिए तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, तो क्या 19 का 1 का डी में घूमने के निकल गए। ठीक है, जब घूमने निकल गए तो वहाँ पर बसने का मन कर गया, तो वहाँ जाके बस गए। ठीक है, अब जब बस गए तो भाई पेट भी तो चलना चाहिए, बसने के बाद कुछ तो काम कीजिएगा कि ऐसे ऐसे रहिएगा। ठीक है, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो चलिए बाद में हम वहाँ पर कोई वृत्ति, व्यवसाय, आजीविका के लिए कुछ व्यापार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको याद करने तरीका यही है, पहले हम बोलने के लिए सीखें, हमको बोलने आज़ादी मिल गया, तो इसके बाद हमने क्या किया, सम्मेलन करना शुरू किए, सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन उस सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन भाग लेंगे हम जहाँ पे हथियार नहीं होना चाहिए। जब उसके बाद 19 का बी हो गया, 19 का सी, 19 का 1 का सी में क्या करेंगे, जब वहाँ पे गए तो हमने एक समागम करना, संघ बनाना शुरू किए या संगम करना शुरू कर दिए। ठीक है, संघ बनाए या संगम किए या फिर सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मिल गया हमको 19 का 1 का सी में। जब ये सब बना लिए तो चलो हम लोग घूमने चलते हैं, तो भारत के राज्य के क्षेत्र में कहीं भी जाकर आप घूम सकते हैं। 19 का 1 का डी में ये कहता है। ठीक है, आप घूमिए, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हाँ उस जगह पे नहीं जाना है, सरकार जहाँ पे पुलिस पाबंदी बना रखा हुआ है। जब घूमने के लिए गए तो मन किया चलो यहाँ पे उत्तराखंड बड़ा अच्छा जगह है, बस जाते हैं। ठीक है, कश्मीर बड़ा अच्छा जगह है, बस जाते हैं। तो चलो हम लोग हिल स्टेशन बस जाते हैं, या फिर मन कर गया ने दिल्ली राजधानी है वहाँ बस जाते हैं। तो बसने की आज़ादी आपको मिल गया 19(1) का ई में। और जब बस गए तो भाई कुछ तो कुछ काम कीजिएगा, तो चाहे नौकरी पेशा जो करना है कीजिए। तो 19 का 1 का जी में आप कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए, मना किसने किया। ठीक है, तो आप ऐसा व्यापार भी नहीं करेंगे जो सरकार द्वारा बैन किया गया हो। ठीक है, तो उस व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेहड़ी पटरी ठेला में कुछ भी बेच सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ये आपका 6 अधिकार है। 19 का 1 का 1 का 1 में बोलने का अधिकार, 19 का 1 का बी में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने अधिकार, 19 का 1 का सी में संघ या संगम या सहकारी समिति बनाने अधिकार, 19 का 1 का डी में भारत के राज्य क्षेत्र के आबाद संचरण के लिए है, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 का 1 का ई में कहीं पर जाकर बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बसने की पूर्ण आज़ादी होगी। ठीक है, और लास्ट में आपके पास है 19 का 1 का जी में, जहाँ पे कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे वैसा कोई व्यापार नहीं करना है जो सरकार द्वारा उसे बैन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद 20 का सी में दे रखा हुआ है। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 20 में कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रखा हुआ है। इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, किसी ने कुछ किया है, उनको अगर ले गया तो वो खुद से गवाह नहीं बन सकता है। ठीक है, गवाह लाने का जिम्मेदारी पुलिस का काम है। ठीक है, तो आप अगर खुद से गवाह बनना चाहते बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको गवाह नहीं बनना है, ठीक है, तो आप गवाह नहीं दे सकते अपने बारे में। ठीक है, गवाह लाने का काम पुलिस का है, पुलिस गवाह पेश करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई भी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वो ध्यान रखेंगे 20 का सी में दे रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को टॉर्चर करता है और कहता है कि तुमने मर्डर किए हो, बोलो, साइन करो, आपने गलती से, मैंने डर से, मार के डर से साइन कर दिए, और जज के पास जाके बोलेंगे सर जी मुझे ऐसे ऐसे वजह साइन करवाया गया, तो ये आपका जो गवाह बने हैं इस गवाह को जज नहीं मानेंगे।
तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको मजबूरी बस साइन करवाया गया था। ठीक है, आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वअभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। देखिए एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि दोहरे दंड किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कहता है स्व अभिशासन का संरक्षण का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 का 3 में है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देना चाहता है तो वर्जित नहीं है। ध्यान आपने, मैं ये भी ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने से साक्ष्य देना चाहता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, दे सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति ने मर्डर किया और जाकर बोला कि हम ही ने सर मर्डर किए हैं, हमको जेल में डाल दीजिए, बस खत्म है, बात खत्म है, जेल में वो खुद ही साक्ष्य दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति को जिसको पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया गया है, वो उनको अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है स्व अभिशासन। ठीक है, साथ में कहता है कि एक व्यक्ति ने मर्डर किया, वो 14 साल जेल में रह के आए तो दोबारा फिर उसी के बारे में, उसी केस के बारे में उसको दोहरा दंड नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दोनों बातें अनुच्छेद 20 के तहत में है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यानी विदेश जाने का अधिकार आपको मिलेगा। ठीक है, या मिला है वह है, ये आपका अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में ये कहता है कि आप विदेश जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे ये केस क्या था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। ठीक है, इसमें एक वाद लगा था, इसमें कहा गया था कि विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार घोषित किया गया था और कहा था कि ये कहा भी गया था कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं, वरन इसमें मानव गरिमा को बनाए रखने हेतु जीने का अधिकार है। ठीक है, तो आप मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के द्वारा विदेश जाने का अधिकार मिला हुआ है, आप ये मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 21 में है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपके पास है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध में 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ध्यान इस बात का रखिएगा कि पहले बाप है, बाद में बेटा है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 ये कहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, काम नहीं करवा सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते हैं। ये बलपूर्वक काम किसके लिए है, तो वयस्क मानव के बारे में है, या किसी व्यक्ति को मानव दुर्व्यवहार भी नहीं करवा सकते हैं, बेगार नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार किसी प्रकार से बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं, अनुच्छेद 23 कहता है। तो ये बड़े वयस्क लोगों के लिए है। और 24 ये कहता है कि किसी भी बालक को जिसका उम्र 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उसे आप किसी प्रकार के काम में नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, इसे देखिएगा, मानव अधिकार वाले, खासकर श्रम नियोजन वाले लोग जो कभी कभी चाय दुकान में, टायर पंचर के दुकान में, किसी का गैरेज में जाकर छापामारी करते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बैन किया गया है कि 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा पाने का पूर्णतः अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत में। तो इसीलिए इन बच्चों से काम लिया नहीं जाएगा। तो एक बात ध्यान रखें, 23 वयस्कों के लिए है और 24 बच्चों के लिए, इसलिए इसको बाप बेटा से याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपके पास से अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 से 28 है, इसको ये याद ऐसे रहने वाला है नहीं। ठीक है, इसको याद करने का एकमात्र तरीका ये है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार अगर याद कीजिएगा तो याद आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा सा आप इस पर
गौर करेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार याद करेंगे तो आराम से आपका याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 में क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि आप धर्म को मानिए। ठीक है, आप धर्म मानिएगा, पहली बात। तो जब किसी कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। तो इसको मैंने क्या किया कि आप पहले धर्म मानिए और उस धर्म का देवालय बना सकते हैं, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, ईसाई घर बनाइए, गिरजाघर बनाइए। ठीक है, तो मैं मंदिर ही लिख देता हूँ, मंदिर बनाइए। अब जब मंदिर बनाने की बात आएगी तो रुपया की बात आएगा। रुपया कहाँ से आएगा जी? ठीक है, रुपया कहाँ से आएगा? जब रुपया की बात आ गई, इसके बाद आपका यहाँ पर पढ़ाई संबंधित बात है। ठीक है, पढ़ाई संबंधित बात है, यानी स्कूल की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये आपका हो गया 25, ये हो गया आपका 26। ठीक है, ये हो गया 27 और ये हो गया 28। इसमें कहता क्या है, देखिए 25 में कहता है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। मेरा पिताजी अगर हिंदू हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैं हिंदू धर्म को मानूंगा, मेरा मर्जी, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बातें हैं कि जब आप धर्म माने, 25 में धर्म की बात करता है, 26 में कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आप प्रबंधन के बारे में दिया गया है, कहता है कि यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदाय को दी गई है। तो धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की बात किया गया है। तो प्रबंधन में क्या क्या होता है आपको सब पता है। ठीक है, जब प्रबंधन की बात हो गई, मंदिर मस्जिद जो भी करना है था कर लिए। ठीक है, उसके बाद 27 में कहता है कि किसी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, भारत में ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का धार्मिक टैक्स से मुक्त रखा गया है। ठीक है, एक बात अलग बात है, चंदा आपके मन में चल रहा होगा कि चंदा तो मिलता है। ठीक है, चंदा तो लेता है, चंदा आपको टैक्स नहीं है बल्कि वो स्वेच्छा है, आप दे सकते हैं, नहीं वो दे सकते हैं। ठीक है, और तो ये ध्यान रखिएगा, 27 में धार्मिक टैक्स की बात करता है कि नहीं लगाया जाएगा। और 28 में ध्यान रखिएगा, 28 में क्या है, तो आप शिक्षण संस्थान के बारे में स्वतंत्रता की बात है कि जहाँ पर सरकारी स्कूल है, जहाँ पर कोई भी स्कूल जिसमें सरकार फंडिंग कर रही है, ठीक है, वैसे शिक्षण संस्थान जहाँ पर पूर्णतः राज्य का निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान हो, यानी राज्य सरकार उसमें राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसमें पैसा खर्च कर रही है उस स्कूल शिक्षण संस्थान पर, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा देने का पूर्णतः निषेध किया गया है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ऐसी संस्था है, 28(2) में ये भी कहता है कि अगर आप किसी न्यास, किसी धर्म के आधार पर कोई शिक्षा का संस्थान बना है, जो कि सरकार वहाँ पर कुछ भी उसका पैसा वहाँ खर्च नहीं होती है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा की बात हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ पर सरकार पैसा खर्च करती है, सरकार पैसा फंसा रही है, सरकार पैसा उसमें दे रही है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा की बात नहीं होगी। इसीलिए हमने कहा था पहले धर्म को मानिए, फिर मंदिर को लेके आइए, फिर रुपया की बात आएगी, फिर तब पढ़ाई का बात आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, धर्म 25 में धर्म मानिए, 26 में आपका संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय का प्रबंधन की बात करता है। इसके बाद 26 में आयकर की बात होती है कि धार्मिक आय टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 28 में शिक्षण संस्थान की बात होती है, जहाँ पर राज्य सरकार खर्च कर रही पैसा, वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जहाँ पर राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही पैसा, किसी धर्म, किसी न्यास, किसी ट्रस्टी बोर्ड द्वारा किसी स्कूल को बनाया गया है, वहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो परिवर्तित किए सकते हैं मौलिक अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहेंगे हम, तो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहेंगे। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत में ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट के तहत में हम मौलिक अधिकारों का संरक्षक मानते हैं, ठीक है, और इन दोनों कोर्ट को मानते हैं, ठीक है। अगली बातें हैं कि भीमराव अंबेडकर, ऐसा इससे पहले भारत संविधान के अनुच्छेद 30 का एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो अनुच्छेद है 29 और 30, ठीक है। ये दो अनुच्छेद में क्या कहता है, पहले ये बात ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में है। पहला जो 29 है अनुच्छेद, उसमें ये कहता है कि अल्पसंख्यक जो भारत का नागरिक है उसे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखिए, ठीक है। खासकर जनजाति हो या अल्पसंख्यक हो, ये अपने अपने आप को पहले बचाए, ठीक है। अपने आप को बचाते हैं, यानी अपनी भाषा को बचा के रखते हैं, अपनी संस्कृति को बचा के रखते हैं, अपनी लिपि को बचा के रखने में पहले सक्षम हो, तब आप क्या करेंगे, 30 में शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे और ये शिक्षण संस्थान जो स्थापना होगी, इसमें आप जिस धर्म के द्वारा स्थापना होगी, जिस जनजाति के द्वारा स्थापना होगी, जिस भाषा के द्वारा स्थापना होगी, जिस संस्कृति द्वारा स्थापना होगी, उसका आप वहाँ पर शिक्षण दे सकते हैं, ठीक है। अपनी रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थाएं स्थापना कर सकते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग कर सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 29 में पहले अपने आप को बचाइए, 30 में आप शिक्षा दीजिए। यही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अगली बातें हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा, हृदय कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बातें और उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो ये आपके पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हेबियस कॉर्पस। ये चीज़ क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो 5 प्रकार का रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत या 32(2) के तहत अच्छा रहेगा, 32(2) के तहत ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। पहला रीट जारी कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, ये किसी व्यक्ति के लिए है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेगा, ठीक है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। और इसके तीसरा है प्रतिषेध, यानी किसी पर निषेध करना, मना करना, ठीक है। इसके बाद चौथा है उत्प्रेषण, यानी पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना, कोई रीट ऐसे जारी हो सकता है और ये न्यायालय के ऊपर में है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास है अधिकार परीक्षा, यानी इसका मतलब होता है आपका प्राधिकार क्या है। आप कभी कभी देखते होंगे कि जो जिस पद पे नहीं है उस पद पे बैठकर काम करते हैं। अगर ऐसा बात पाया जाए तो कोर्ट इस पर पूछ सकता है कि आप किस आधार पर उस पद पे बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो ये आपका क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973, ठीक है। इसके तहत में मौलिक अधिकार में संशोधन का भी अधिकार निर्णय प्राप्त हुआ। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी
से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया। मैं तभी से बोल रहा था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट तो प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है, तो कैसा है, वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, तो 15 का 6 और 15 का 6 और 16 का 6। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है, वीकर सेक्शन को प्रदान किया गया है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसको आरक्षण दिया जाएगा। 10% आरक्षण की बात किया गया है, यह अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 को जोड़कर। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, कह सकते हैं आप कि विदेशियों को भी उपलब्ध है। अनुच्छेद 32, तो भाई आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर सारे अधिकार, मूल अधिकार जो हैं वो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 32 भी, चाहे वो भारतीय हो या नहीं हो, उनको भी प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से बात आती है कि ये जो अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष का जो अधिकार है, जो कि संविधान में मूल अधिकार में जोड़ा गया, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पहले अनुच्छेद 45 में था। ठीक है, आर्टिकल 45 में था, और ये कहाँ पर है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है पहले। और आपको पता है ये एक ऐसा अधिकार है, मैंने पहले बताया हूँ कि एक ऐसा चेक है जो सरकार जब चाहे तब बैंक जब अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 में था, इसको यहाँ से उठाकर कहाँ लाया गया, अनुच्छेद 21 का ए में लाया गया। क्यों लाया गया? अच्छा, दूसरी बात, कब लाया गया? तो लाया गया इसलिए कि 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में इसको एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 21 का क या 21 का ए, और मूल अधिकार में लाया गया। लाने का वजह ये है कि पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का बात शुरू से किया गया था, लेकिन सरकार के पास मजबूरी नहीं था कि देना ही है। लेकिन जब से ये लाया गया 21 ए में, तो सरकार को अब मजबूरी हो गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अब निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि बच्चों को ये अधिकार हो गया सरकार से लड़कर निःशुल्क शिक्षा ले। ठीक है, तो ये 2002 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत में 21 ए को जोड़ दिया गया और कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ, ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010। ये लाया कब गया था, 2002 में लाया था, लेकिन प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे कि 45 आर्टिकल 45 से 21 ए में लाने का इतना सा प्रावधान था, प्रयोजन था कि ये चीज़ें पहले से भी संविधान में था, लेकिन यहाँ लाने से क्या हुआ, सरकार आप मजबूर हो चुके हैं कि उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देना पड़ेगा। और बच्चों को भी ये अधिकार मिल गया है कि सरकार से लड़ के अपने निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, जब 45 में था तो न सरकार मजबूर था देने के लिए, ना ही बच्चे लड़के ले सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं कह सकता है, वो एकमात्र अनुच्छेद है 21। ठीक है, जिसमें से आप ध्यान रखिएगा कि आप इसे
कोई भी आपको इमरजेंसी हो जाए तो इसे आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हैं। अगर एक यहाँ पर दो है, एक आपका 20 और 21 की बात किया गया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी 20 को हटा भी देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन 21 कभी भी नहीं हटेगा। अगला है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, बॉन्डेड लेबर जो एक्ट है ये किस किस वर्ष पारित किया गया, 1976 में। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कहता है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबी को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्य के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो प्रबंधन आप कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास है, अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है, तो दे रखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो लोक कल्याणकारी की जो बात होगी तो अनुच्छेद भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर कि भाग 4, ठीक है, मैं पहले बोलना भूल गया, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये किस में है, डीपीएसपी में किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी में किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डीपीएसपी में ध्यान रखें दोस्तों कि 40 जो आर्टिकल 40 है उसमें दे रखा हुआ है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत में इसे एक आर्टिकल मिला 243। ठीक है, उसमें सारा इसी के लोकल बॉडी के बारे में यहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ठीक है, तो कॉमन सिविल कोड भाग है और समान आचार संहिता भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, वाद योग्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सरकार जो भी इसमें अनुच्छेद है, सरकार आपको जो भी उस अनुच्छेद में जो भी चीज़ें दिया गया है, सरकार अगर आपको नहीं दे रही है या नहीं मिल रहा है आपको वो सारे प्रावधान, तो फिर आप किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। सरकार की मर्जी है तो देगा, ठीक है, सरकार की मर्जी नहीं है तो वो दे नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका 43 का भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पुरुष या महिला हो समान कार्य के समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको डीपीएसपी में है और ये भी आगे भी लिखा हुआ इस बात को लेकर। ठीक है, और पहले भी मैंने आपको बताया। आगे देखिए आपके पास है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा संवर्धन के लिए अनुच्छेद 51, ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता। यह कथन किसका है, तो केटी शाह का। मैं पहले से कितना बोल चुका हूँ कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, बैंक जब चाहे अपनी सुविधा अनुसार अदा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ अनुच्छेद दे रखा हुआ है, इन सारे अनुच्छेद को
देख लीजिए आप, ठीक है। वैसे भी सारे अनुच्छेद याद रहेगा नहीं, ठीक है, और याद रखना भी आपको नहीं है। तो बस ये सारे अनुच्छेद को आप एक सिलसिलेवार ढंग से देख लीजिएगा, कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है, और सब कुछ याद रहेगा नहीं, लेकिन मोटा मोटी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। और 45 देखिए कहीं पर है, 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। जब ये पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, जब ये उठ के 21A में चला गया तो अब बचा इसमें क्या, 6 से कम वर्ष के बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा दिया जाता है वो अब 45 में रख दिया गया है, ठीक है। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए पुरुष और स्त्रियों के समान कार्य के समान वेतन की बात करता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कुछ बातें और होगा, ठीक है। इस पूरा आप इस अनुच्छेद को देख लीजिएगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप नीचे देखिए एक बात लिखा हुआ है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, इसमें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। दोस्तों ये था आपका पॉलिटी का तीसरा वीडियो। चलिए हम लोग आज यहीं रुकते हैं, और पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।